track number 4A. In this track, recording is done from page number 195 to page number 204 of section Adolescence. Unit 4 Adolescence Yuvavastha. Reading A. Swami is expelled from school. स्वामी स्कूल से निष्कासित कर दिया गया. बाय R.K. नारायण. लेखक परिचय. R.K. नारायणन एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे जिनकी कृतियों में लोग और उनकी बीच की बातचीत भारत के एक काल्पनिक गांव मालगुडी को लेकर उन्होंने अपनी किताबों की श्रृंखला में शामिल किया है. उनकी प्रसिद्ध कृतियों में स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर एंड द फाइनेंशियल एक्सर्प्ट्स है. यह वर्तमान उदाहरण स्वामी एंड फ्रेंड्स से लिया गया है. पाठ का सार. इस कहानी में स्वामी नामक एक बालक के बारे में बताया गया है. इसमें लेखक ने एक स्कूल के हेडमास्टर और उनके स्कूल में बच्चों के साथ व्यवहार है उसे बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है. स्कूल में एक दिन पहले बच्चे अनुपस्थित रहने की वजह हेडमास्टर जिस तरीके से जानता है वह बच्चों के मन में आतंक के साथ साथ झूठ बोलने को भी प्रेरित किया है. कहानी के अंत में स्वामी नाम के बालक ने हेडमास्टर द्वारा दी गई सजा को पहले दर्द के रूप में उनसे न मारने के लिए विनती करते हैं, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते तो स्वामी उनका विरोध करते हुए बेत तोड़कर उस स्कूल को गंदा करार देते हुए स्कूल छोड़कर चला जाता है. पाठ का अनुवाद. हेडमास्टर सर गुस्से में लाल चेहरा और आंख के किसी अशुभ दिखने वाले संकेतों के साथ कक्षा में प्रवेश किया. स्वामीनाथन कामना कर रहा था कि इस समय वह कहीं और होता, पर वो वही था. हेडमास्टर साहब ने कुछ क्षण के लिए कक्षा की निरीक्षण किया और कहा, क्या तुम लोग यहाँ आकर बैठ गए हो उसके लिए शर्मिंदा नहीं हो, बावजूद उसके कि कल आप लोगों ने क्या किया. एक विशेष सम्मान के साथ वे उन्होंने एक सूची निकाली और दर्जन भर छात्रों के नाम लिए जो कल कक्षा में उपस्थित थे और उसके बाद ही उन नामों को लिया जो कक्षा में उपस्थित नहीं थे और उन्होंने विद्यार्थियों को बेंच पर खड़े होने के लिए कहा. उन्हें लगा सजा ही काफ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने विद्यार्थियों को बेंच पर ही खड़े रहने के लिए कहा. उन सब में स्वामीनाथन भी एक था और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. बाद में एक भाषण देते हैं. जब वह ख़त्म होता है तो वे उन सब से एक के बाद एक स्पष्टीकरण देने के लिए कहते हैं. एक कहता है उसके सिर में दर्द था और इसीलिए वो स्कूल नहीं आया था. उसे वे चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने को कहते हैं. दूसरा कहता है वह कल जब स्कूल आ रहा था तो किसी ने उससे कहा कि आज स्कूल नहीं है और वह घर वापस चला गया. हेडमास्टर साहब उसे जवाब देते हैं यदि ऐसे ही वह हर आवारे व्यक्तियों की बातें सुनता है तो वह कोड़े की सज़ा का हकदार है. वैसे भी वह स्कूल आकर क्यों नहीं पता लगाया. कोई उत्तर नहीं मिला. सज़ा दोहराई गई. 10 दिन के लिए कक्षा से बर्खास्त, 2 रुपये जुर्माना और सारा दिन बेंच पर खड़े रहना पड़ेगा. तीसरे ने कहा कि
उसके सिर में दर्द था। चौथे ने कहा कि उसके पेट में दर्द था। पांचवें ने कहा कि वह स्कूल आने के लिए निकल ही रहा था कि अचानक उसकी दादी माँ का देहांत हो गया। हेडमास्टर उससे कहते हैं कि वह अपने पिता से पत्र लिखा कर लाए। उसके पिता नहीं है। बालक ने कहा, फिर उसके पालक कौन थे? उसकी दादी माँ। किंतु दादी माँ वो तो मर गई। नहीं थी वे? नहीं, वह दूसरी दादी माँ थी। हेडमास्टर ने कहा, एक व्यक्ति की कितनी हड्डियाँ होती है? कोई उत्तर नहीं। दादी माँ, क्या वो अपनी पड़ोसियों से पत्र लिखा कर लाएगा? नहीं, वो नहीं ला सकता। उसके कोई भी पड़ोसी लिखना और पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि वह सड़क के एक बहुत ही अनपढ़ हिस्से में रहता है। उसके बाद हेडमास्टर ने एक शिक्षक को उसके घर के उस अशिक्षित मोहल्ले में जाकर उनके पड़ोसियों से उसकी दादी माँ के मृत्यु के सच का पता करने भेजना चाहते हैं। थोड़ी खामोशी। उसे पसीना आने लगता है और वह उत्तर देता है कि उसके पड़ोसियों को इन सब के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि दादी माँ का देहांत गांव में हुआ। उसकी बात सुनकर हेडमास्टर ने उसकी उंगली की फोर पर बेत से मारा, उसे सड़क का कुत्ता कहा और उसे 15 दिन के लिए बर्खास्त कर दिया। जब स्वामीनाथन की बारी आई तब वह असहाय होकर इधर उधर देखने लगा। राजम, उसका मित्र, तीसरे बेंच पर सामने बैठा था और सख्ती से नज़र हटा ली। वह ब्लैक बोर्ड की ओर देख रहा था, पर उसके सिर का पिछला हिस्सा और गुलाबी खान स्वामी को साफ साफ दिख रहा था। वह एक असहनीय दृष्टि थी। स्वामीनाथन बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। अब की बार ऐसा हो कि वह पल उसकी आंखें उसी पर स्थिर है और सिर पलट जाना चाहिए। उसे एहसास हो रहा था कि वो बेंच से फर्शा पर गिर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो गुलाबी कान 3 बेंचों के बीच से भी सुनाई नहीं देगा, यदि जो उसकी आंखों और उन कानों के बीच में किसी ने ब्लैक बोर्ड डाला होगा। हेडमास्टर जी जब उससे पूछ रहे थे, उनके सवालों से वह बहरा हो गया था। उसे अपने शरीर पर हेडमास्टर जी के बेत से स्वयं ही खरोच लगा रही थी। तुम कल क्यों नहीं आए थे? हेडमास्टर जी ने उसकी ओर ऊपर देखकर पूछा। स्वामीनाथन ने पहले आवेश में आकर विरोध करना चाहा कि वो कल अनुपस्थित नहीं था, किंतु उपस्थित पंजी वहाँ थी ही नहीं। मैं जड़वत था। मैं आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे मेरी टोपी छीन ली और उसे जला दी। बहुत से बलशाली आदमी थे, मुझे पकड़ घेर रखा था जब मैं आने की कोशिश कर रहा था। जब एक महान आदमी को जेल भेजा है, मैं अचंभित था यह देखकर तुम एक अंग्रेजी के गुलाम हो। डैश ढाका के मलमल को जिस तरह वे काट नहीं सकते, गुलामों के गुलाम यह एक दूसरे से अलग करने वाली व्याख्या थी जो मेरे सिर से ऊपर थी। और जबकि इस समय वह विचारशीलता पर व्यक्त नहीं कर पा रहा था, उसने सिर दर्द का बहाना बनाने की सोची, लेकिन उसने सोचा वो संकट में पड़ सकता है। पहले वाले की तरह हेडमास्टर जी चिल्लाए, तुमने
अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने अपने बेत से स्वामीनाथन के सीधे कंधे पर बहुत जोर से मार दी। स्वामीनाथन आंसू भरी आंखों से हेडमास्टर की तरह एकटक देख रहा था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने प्रश्नों के जवाब दिए बगैर तुम मुझे घूरते रहे तो, हेडमास्टर चिल्लाए। मैं नहीं आया था, हकलाते हुए स्वामीनाथन ने कहा। ऐसा क्या? हेडमास्टर ने कहा और मुड़कर एक लड़के से कहा, चपरासी को लेकर आओ। स्वामीनाथन ने सोचा, चपरासी को बुलाकर क्या वह मुझे पिटवाना चाहते हैं? अगर उसने कुछ किया तो मैं काट लूँगा, सब मर जाएंगे। चपरासी आता है। हेडमास्टर उससे पूछते हैं, अब तुम बताओ, बेंच पर जो बदमाश खड़ा है क्या तुम उसे जानते हो? चपरासी ने डरावने तरीके से देखा और घूरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्ही ने कांच तोड़े थे जिसे मैंने देखा था? खिड़की के झरोखे का कमरे का हेडमास्टर जी ने दिलचस्पी के साथ जोड़ दिया। अब भागने का बचने का कोई उपाय नहीं था। स्वामीनाथन मूर्खतापूर्ण घूर रहा था। तब उसे अपने पीठ पर जोर की मार मिली। हेडमास्टर जी ने उसे प्रश्न किया, युवा लुटेरे डाकू, क्या इस बारे में कुछ और कहोगे? लुटेरे डाकू अर्थात स्वामीनाथन ने कुछ नहीं कहा। यह सत्य था कि उसने कांच तोड़ा था। वे देखे गए थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। वह अनजान और उपेक्षित हंसी का पात्र बन गया था और अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम की उसे परवाह नहीं थी। जब उसकी पीठ पर फिर से एक और बेत पड़ी, वो बोल उठता है, मुझे मत मारिए सर, दर्द होता है। उसी समय सर ने उसे नीचे बुलाकर फिर से 4 बेत लगा दी। वे बोले, यही खड़े हो, यही बेंच पर और मूर्खों की तरह घूरते रहो। अब मैं तुम्हारी बर्खास्तगी की घोषणा करता हूँ। स्वामीनाथन के शरीर को प्रत्येक रोमकूप में बेते द्वारा मारे जाने पर जलन हो रही थी। अचानक उसके साहस की बाढ़ आ गई। हिम्मत व हताशा की बात आती है। वो आंसुओं को हटाता है, धमकी भरे स्वर में वहाँ से कुछ कहकर निकल भागता है और किताबों को कसकर पकड़ता है। भागते हुए बड़बड़ाता है, मैं तुम्हारे गंदे स्कूल की परवाह नहीं करता। मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, शब्दार्थ। फ्लश्ड फेस, गुस्से में लाल चेहरा। ओमनियस लुक, कोई अपशकुन होने की शंका। एमिनेंस, उत्कृष्टता। नकल, अंगुली की पोर। प्रोनाउंस्ड, उच्चारण। गोल, लक्ष्य। डिस्क्रीट, सावधानी पूर्वक। डिस्ट्रेस, संकट, कठिनाई। स्टैमर्ड, हकलाना। सिनिस्टर, भयावह, डरवाना। वैक, मारना। ब्रिगेंड, डाकू लुटेरा। डिफाइंट, निडर विद्रोही। डेस्परेशन, हताशा निराशा। रिस्ट्रेन्ड, शांत व धीरज से कार्य करना। कॉम्प्रहेंशन 1A. Tick the correct alternative. 1. The day before the punishment was given by the headmaster, Swaminathan, 1. Was not present in the school. 2. Broke the panes of the ventilation. 3. Left the school after lunch hour. 4. Had a fight with friends. Answer 2. Broke the panels of ventilation. 2.
Swaminathan was deaf to a question that the headmaster was putting to him. This means that 1. Swaminathan was not paying attention. 2. Swaminathan did not have an answer. 3. Swaminathan could not hear properly. 4. The headmaster's question was not clear to Swaminathan. Answer 2. Swaminathan did not have an answer. 3. I don't care for your dirty school. Swaminathan muttered these words because 1. The school was untidy. 2. He loved to stay at home. 3. He was humiliated by the headmaster. 4. He had found a better school for himself. Answer 3. He was humiliated by the headmaster. 1B. Answer the following question. निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Question 1. What was the mood of the headmaster when he entered the class? कक्षा में प्रवेश के समय प्रधान पाठक का मिजाज क्या था? Answer. The headmaster was in an outrageous mood when he was entering the class. He had slightly flushed mood face and ominous look in his eyes. जब प्रधान पाठक जी ने कक्षा में प्रवेश किया तब उनके मिजाज में बहुत ही गुस्से से लाल चेहरा और आंखों में कुछ अशुभ दिख रहा था. Question 2. How did Swaminathan react to the questions put by the headmaster? प्रधान पाठक जी के प्रश्न करने पर स्वामीनाथन की कैसी प्रतिक्रिया थी? Answer. Swaminathan was deaf to the question put by the headmaster. प्रधान पाठक जी प्रश्न करने पर स्वामीनाथन बहरा हो गया था. Question 3. Why was the peon called? What did he tell about Swaminathan? चपरासी को क्यों बुलाया गया था? उसने स्वामीनाथन के बारे में क्या कहा? Answer. The peon was called to identify Swaminathan. He said that he saw him breaking the panes of the ventilation of the headmaster's room. चपरासी को स्वामीनाथन की पहचान करने के लिए बुलाया गया था. चपरासी ने कहा कि स्वामीनाथन को प्रधान पाठक साहब के कमरे की खिड़की के कांच तोड़ते हुए देखा था. 2. Complete the table as shown below. Character in the story. Excuses given by the student. Headmaster's reaction. Do you agree, disagree with the headmaster's reaction? 1. Swaminathan, no answer, angry. Yes, agree. 2. First boy, headache, unconvinced, no, disagree. 3. Second boy, no school, shouted, no, disagree. Third boy, headache, disagreed, yes, agree. 5. Fourth boy, stomachache, no reaction, no, disagree. 6. Fifth boy, grandmother died, angry, yes, agree. Vocabulary. 1A. Complete the crossword using the clues given below. The first letter of each word has been given. नीचे दी गई शब्द पहेली को संकेतों का प्रयोग कर पूर्ण करिए. प्रत्येक शब्दों का पहला अक्षर दिया गया है. You may ask your class teacher to explain this same. Clues across. 1. Flush, 5 words. 2. Desperation, 11 words. 3. Restrained, 10 words. Down, 4. Humiliate, 9 words. 5. Statement, 7 words. 6. Defiant, 7 words. 7. Ominous, 7 words. Across. 1. When your face becomes hot and red. 2. Feeling that you have no hope and are ready to do anything to change the situation you are in. 3. Calm and not showing emotions. Down. 4. To make someone feel stupid or ashamed. 5. To pause a lot and repeat sounds
because of a speech problem or because you are nervous. 6. Refusing to obey someone or something. 2b. Use the words of the crossword and fill in the blanks with their correct forms. ऊपर दिए गए शब्द संकेतों की मदद से शब्द को सही रूप में बनाकर खाली स्थानों को भरिए. 1. The teacher's face flushed at the sight of a dirty classroom. 2. The frail boxer gave a massive blow to the opponent in desperation. 3. How could you humiliate me in front of all my friends? 4. He restrained an answer that he could not even reconstruct later when he had claimed down. 5. If children are defiant in classroom, they should get punishment. 6. My mother's ominous look let me know I was in trouble. 3. Complete the following poem with appropriate words using the clues given after the poem. निम्नलिखित कविता को संकेत जो कविता के अंत में दिए गए हैं उनमें से सही शब्दों का प्रयोग कर पूर्ण करें. Our headmaster, an eminent personality, always with ominous looks. The moment he comes, we look into our books. By hearing his harsh voice, confidence is lost. In spite of knowing the answer, we stammer at any cost. The way he put the questions, our senses frost. We try to recall and storm our minds. But alas, the fear, all the lessons are lost. We feel ourselves in distress, but nothing can be done. And then he announced the punishment. Homeworks from his shotgun. Complete the sentences below with ideas of your own. नीचे दिए गए वाक्यों को अपने स्वयं के विचारों से पूर्ण करिए. When I reached the theatre, I missed the first song. All of us ran out of the class before the bell rang for break. I had gone to the market when the rain started. After I had completed my work, and then I went to sleep. As I reached home, that my brother had arrived. Listening. Listen to your teacher carefully. Some words in the passage have been misspelt. Correct the spellings. It is difficult to understand bullying. Bullying means repeated act of putting someone into trouble. Why do people have to make the life of another person so miserable? Miserable is misspelt here. The correct spelling is miserable. Miserable. Why do they think they have the right to punch? Punch spelling is punch. Punch and kick someone they think is weaker than them. I was bullied. Bullied spelling is bulllied. When I was a child, it was a living hell. I was really afraid to go to school for many years. I knew I was not safe during. During spelling is during. Break times, it was always a group of bullies that got me in the corridors. Corridors spelling is corridors, or on the playing fields. They made me hate school. I know they also have changed. Changed spelling is changed. Me for life. I have no confidence. confidence. Now, I am 32 years old, but I am afraid to speak. Speak spelling is speak. Up
for myself. Myself spelling is MYSELF. The school bullies took away my belief in myself. Myself spelling is MYSELF. They didn't know that they would scare me for life. The physical spelling is PHYSICAL. Physical scars have gone, but not the emotional ones. Reading B. About me. मेरे बारे में by रामेंद्र कुमार. कवि परिचय. रामेंद्र कुमार पुरस्कार विजेता है. वे बच्चों के लिए लिखने वाले भारतीय लेखक हैं. उन्होंने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी है. उनकी किताबें 7 विदेशी भाषाओं में और 8 भारतीय भाषा में अनुवादित है. कविता का सार. इस कविता में कवि ने एक बालक के भाव को व्यक्त किया है. उस बालक के चरित्र के माध्यम से कवि ने औसत बालकों के भाव को बताया है. वे बालक जो हीन भावना से ग्रस्त रहकर अपने को अन्य बालकों से अलग समझते हैं. कवि ने इस कविता के माध्यम से बच्चों को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि वे प्रतिभाशाली न रहे, हर क्षेत्र में अव्वल न रहे, लेकिन जीवन में अच्छा इंसान अवश्य होना चाहिए. कविता का अनुवाद. I have not one but 2 names. Hey you, and what's your name? That is how I am known, and I have no one else to blame. मेरा एक नहीं बल्कि 2 नाम है. अरे तुम, क्या नाम है तुम्हारा? इस तरह से मैं जाना जाता हूँ और मेरे सिवाय कोई और नहीं है जिम्मेदार इसके लिए. Who would remember someone who is good at nothing, who has can or ever will excel even in a single thing? कौन उसे याद करेगा जो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है या आगे कभी अच्छा होगा भी या नहीं. Some are good in studies, others in many a game. Some paint a pretty picture and earn for themselves a name. कुछ अच्छे रहते हैं पढ़ाई में, अन्य अनेक प्रकार के खेल में. कुछ सुंदर चित्र बनाते हैं और अपने लिए एक नाम कमाते हैं. But what about me? I have nothing that can impress a single soul, neither talent nor looks nor ability to achieve a solitary goal. पर मेरे में क्या है? मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक व्यक्ति को प्रभावित करे. न प्रतिभा है, न ही दिखने में हूँ योग्यता भी नहीं किसी एक उद्देश्य को हासिल करने का. But wait, am I really useless? Only some flesh and bones, or do I have something inside me, a quality that is truly my own? लेकिन रुके, क्या मैं वास्तव में सामान्य बेकार हूँ? सिर्फ कुछ मांस और हड्डियाँ से बना हूँ, या मेरे पास कुछ है, मेरे अंदर एक योग्यता, वह वास्तव में मेरी अपनी है. A heart that beats for others and joys and sorrows it shares, a mind that looks beyond, a soul that truly cares. एक दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है, उनके सुख और दुख में यह भागीदार होता है. एक मन से परे अलग वह दिखता है, एक आत्मा मन जो वास्तव में परवाह करता है. In this world today, if a loving heart is a treasure, then I pray to everyone to judge me using a new measure. इस संसार में आज यदि एक प्यार भरा दिल बहुमूल्य है, तो फिर मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे नए मापदंडे से नापे.
Don't judge me by how many prizes I never win, but by how many sorrows I share. Not by the number of claps I don't earn, but by my ready stock of compassion and care. मेरा आकलन मैंने कितने पुरस्कार नहीं जीते हैं इससे न करे, बल्कि मैं कितने दुखों का सहभागी हूँ इससे है। उन शाबाशी तालियां से नहीं है जो मैंने नहीं पटोरी, बल्कि मैंने कितनी से वेदना और सेवा संजोई है उसमें है। डोंट इग्नोर मी, डोंट लुक थ्रू, पे मी a little heed, a little nod, a friendly smile. That is all I need. न ही मुझे तुच्छ समझिए, न नीचा दिखाइए, मुझे केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक छोटी सी आशा, मुस्कान, मित्रता की, वही सब मुझे ज़रूरत है। I am an average and ordinary boy. Treat me at least like a person. Give me a name, anything that you like, but please at least make me feel human. मैं एक औसत और सामान्य बालक हूँ। मुझसे कम केवल एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करिए। मुझे एक नाम दीजिए, कोई भी जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन कृपया कम से कम मुझे एक इंसान की तरह समझिए। मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, शब्दार्थ। एक्सेल, उत्कृष्ट कार्य। सॉलिटरी, अकेलापन। कंपैशन, संवेदना, दया। हीड, ध्यान से सुनना। कॉम्प्रहेंशन। 1. Tick right mark the right answer. The speaker in this poem is A. An average and ordinary boy. B. A topper in the class. C. A good sportsman. D. A good singer. Answer A. An average and ordinary boy. एक औसत और साधारण बालक। This track ends here. Section Adolescence will be continued on the next track. Track number 4, B. In this track, recording is done from page number 205 to page number 212 of section Adolescence. 2. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Question 1. What is the speaker's complaint? वक्ता की क्या शिकायत है? Answer. The speaker's complaint is that he is ignored and disrespected by everyone because he doesn't win any prizes and he hasn't any talent or ability. वक्ता की शिकायत है कि वो सबके द्वारा अनदेखा और असम्मानित किया गया क्योंकि उसने कोई पुरस्कार नहीं जीता है, उसके पास कोई योग्यता और प्रतिभा नहीं है। Question 2. People called the speaker by 2 names. What are they? लोग वक्ता को 2 नाम से पुकारते हैं, वे क्या है? Answer. People call the speaker by 2 names. They are, hey you and what's your name? लोग वक्ता को 2 नाम से पुकारते हैं, वे है अरे तुम और तुम्हारा नाम क्या है? Question 3. Every human being has some good qualities in him. Find out the good qualities in the speaker. प्रत्येक मानव में कुछ अच्छे गुण होते हैं, वक्ता के अच्छे गुणों को ढूंढो। Answer. The good qualities in the speaker are: the speaker is an average and ordinary boy who cares for everyone. He shares joys and sorrows and his heart beats for others. वक्ता के अच्छे गुण हैं, वक्ता औसत और सामान्य लड़का है जो प्रत्येक की परवाह करता है, वह सुख दुख का भागीदार है और उसका दिल दूसरों के लिए धड़कता है। Question 4. The speaker tells us about the qualities that others possess but he doesn't possess. Name those qualities.
वक्ता ने गुणों के बारे में कहा जो दूसरों के पास है, परंतु उसके वक्ता के पास कोई भी गुण नहीं है। उन गुणों के बारे में लिखे। आंसर: The speaker tells us about the qualities that other persons possess but he doesn't possess. Are those qualities like some are good in studies, some are in sports and many paint pretty pictures etc. वक्ता ने निज गुणों के बारे में कहा जो दूसरे के पास है, परंतु उसके वक्ता के पास कोई भी गुण नहीं है। वे गुण हैं जो लोगों में है, कुछ पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ खेल में और बहुत से सुंदर चित्र बनाने में इत्यादि। क्वेश्चन 5. व्हाट इज द पोएट्स डिमांड? कवि की अपेक्षा क्या है? आंसर: द पोएट्स डिमांड इज ओनली द पीपल ट्रीट हिम लाइक ए ह्यूमन बीइंग, गिव हिम ए नेम एंड मेक हिम फील ह्यूमन। कवि की अपेक्षा है लोग उसे सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में देखें, उसे एक नाम दे और उसे इंसान की तरह समझे। क्वेश्चन 6. रिसाइट द पोएम एंड फाइंड द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. कविता का पाठ करें और तुकबंद वाले शब्दों को कविता में ढूंढे। आंसर: द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर नेम एंड ब्लेम, नथिंग एंड समथिंग, सोल एंड गोल, shares and cares, treasure and measure, and heed and need. तुकबंदी वाले शब्द है नेम, ब्लेम, नथिंग, समथिंग, सोल, गोल, शेयर, केयर्स, ट्रेजर, मेजर और हीड, नीड। क्वेश्चन 7. Which words and phrases are repeated in the poem and why? किन शब्दों और छंदों को कविता में दोहराया गया है और क्यों? Answer: I and but are the most repeated words in the poem because the poet is comparing himself to others. मैं और परंतु, किंतु इन दो शब्दों को दोहराया गया है क्योंकि कवि अपनी तुलना दूसरे से कर रहे हैं। Question 8. The poet doesn't want to be judged by the prizes he never wins or by the number of claps he doesn't earn. He requests everyone to judge him by using a new measure. What is the new measure he is suggesting? कवि को अपने आप को आंकलन करने के लिए ढेर सारे उपहार कभी नहीं मिले या ढेर सारी तालियां नहीं पाया। उन्होंने अनुरोध किया है कि हर कोई उनका आंकलन एक नया उपाय तरीका अपना कर करे। उन्होंने किस नए उपाय की सलाह दी है? आंसर: द पोएट वॉन्ट्स हिम टू बी जज्ड बाय हिज रेडी स्टॉक ऑफ कंपैशन एंड केयर. कवि के अनुसार नया उपाय संवेदना और सेवा है और जिसे उन्होंने सुरक्षित रखा है. रीडिंग सी. डैडीज एंड्योरिंग स्क्रिप्ट. पिताजी की स्थायी लिपि बाय अमरा भवानी देव. लेखक परिचय. अमरा भवानी देव बेंगलुरु के गुड शेपर्ड कॉन्वेंट हाई स्कूल में गणित सिखाती है. 2003 में कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की छोटी कहानियाँ प्रतियोगिता में उनकी प्रविष्टि फॉर हॉर्सशू नेल के लिए उन्होंने अत्यधिक सराहनीय पुरस्कार जीते थे. पाठ का सार. इस कहानी में लेखिका ने अपने बचपन में पिता के साथ बिताए हुए समय का वर्णन किया है. लेखिका ने अपने बचपन के साथ साथ अपने पिता द्वारा मिले हुए लेखन कला को किस प्रकार अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है और भविष्य उसी लेखन कला से ही कैसे आगे बढ़ा वो बताया है. लेखिका के पिता लेखक थे और उनकी मृत्यु लेखिका जब मात्र 13 वर्ष की थी उस समय हो गई थी.
13 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने अपने पिता द्वारा मिले हुए लेखन कला के गुण को विकसित किया और प्रसिद्ध लेखिका किस प्रकार बनी वह इस कहानी में बताया गया है। अंत में लेखिका ने यह बताया है कि पिता के द्वारा मिली हुई स्थायी लिपि ही उनके जीवन का माध्यम बना। उनके लेखन को उनके बच्चे और पोतियों ने आज भी जिंदा रखा है। लेखिका का कहना है, जीवन भले ही थम जाए परंतु लेखन कभी समाप्त नहीं होता। पाठ का अनुवाद। अपने बैठक रूम में शांति से बैठकर पिताजी रात को लिख रहे थे। पेन की हरी स्याही से अपने विचारों को सुंदर लिखावट में मोड़ दे रहे थे। मेरी माँ और छोटी बहन अपने शयन कक्ष में सोने चली गई थी, लेकिन मैं, लेखिका, उनके बेंच के विपरीत बेत की कुर्सी में कंबलों का ढेर लगाकर बैठकर उन्हें देख रही थी। यह 1960 की बात है। हम चेन्नई में रहते थे। हंसता खेलता सीधा साधा घर, दीवारें सफ़ेद रंग की और खिड़कियां हरे रंग की थी। एक बड़ा सा बगीचा चारों ओर था और बड़ा सा आंगन था। गुजारा करने के लिए कुछ मदद मिलेगी, इस उद्देश्य से मेरे माता पिता ने घर का आधा हिस्सा किराए पर दिया था। मेरे पिता एक स्वतंत्र लेखक थे जो तमिल पत्रिकाओं और कुछ तमिल फिल्मों के लिए कहानी और किरदार लिखा करते थे। हालांकि फिल्मों के प्रस्ताव बहुत कम थे। मेरे, लेखिका के जन्म के पहले वे त्रिवेंद्रम में एक मलयालम समाचार वाचक का काम करते थे। उनका नाम नागरकोइल के पद्मनाभन के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के केरल के श्रोताओं के बीच में जाना जाता था। एक दिन अचानक उन्होंने AIR पद से अपने पुराने लिखने का शौक पूरा करने के लिए इस्तीफा दे दिया। पिता के पुराने समय के मित्र जेमिनी गणेशन और नागेश, जो चेन्नई के थे और कलाकार थे, उनके बीच अच्छी दोस्ती थी। व्यंग्यकार गणेश प्रसिद्धि पाने के बाद भी उनके घर आते जाते थे। मैं, लेखिका, उन्हें तब देखती थी जब वे एक बहुत बड़े कलाकार होने के बाद भी अपनी नीली फिएट कार खुद चलाकर आते थे। वे अक्सर मेरे खूबसूरत पिता को मापिल्लाई, तमिल में दुल्ला, कहकर बुलाते थे और दोनों बात करने के लिए एक साथ दुकान चले जाते थे। पिताजी को एक बात जो लिखने का काम था वह माँ से बहुत पहले ही मिली थी, प्रेरणा। वे एक अंग्रेजी साहित्य में स्नातक और उत्सुक पाठक थे। पिताजी की कहानियाँ पत्रिका में पढ़कर उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक थी। दोनों में पत्र से मित्रता हुई, मिले और फिर शादी हो गई। हालांकि ब्राह्मण समाज ने विरोध किया था पिता के इस बात का, क्योंकि उस समय अंतरजातीय विवाह करना एक प्रकार से बहुत बड़ा धोखा देना था। जब मैं, लेखिका, बैठकर पिताजी को देखती थी तब मुझे आश्चर्य होता था कि वे रोज़ क्या लिखते हैं। मुझे पता था वे अक्सर रात को जागकर अपनी अगली कहानियाँ लिखने का काम करते थे। वे फिल्म के लिए अपनी एक नई कहानी पर काम कर रहे थे। मेरी हिट फिल्म बस एक कहानी से दूर है, ऐसा कहकर जब वे मुस्कुराते तो एक गहरा डिम्पल चेहरे पर नजर आता। तुम सोई नहीं? नहीं, मैं बद्दुआई थी। हालांकि मैं कुर्सी पर लटक गई थी और वे मुझे उठाकर शयन कक्ष में
माँ के पास लिटा दिए थे। मैंने सपना देखा या कागज के दस्ते पर हरी स्याही से लिखा हुआ, जिसका नायक एक अच्छा व्यक्ति जो हमेशा बुराई के ऊपर विजय पाता और पिताजी की कहानी की हीरो भी सदैव अच्छा रहता। जब मैं 10 वर्ष की हुई, उन्होंने मुझे हार्पर ली का उपन्यास टू किल ए मॉकिंग बर्ड पढ़ने दिया। कहा कि यह एक ऐसी कहानी है जो पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि मुझे उस पर तरस आया। सारा जीवन उसने काम पर लगा दिया, लेकिन एक बड़ी सफलता उनसे दूर थी, उनके हाथ नहीं आई। इस उपन्यास ने मुझ पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा था कि पिताजी कैसे लिखते थे। हार्पर ली ने दूसरी उपन्यास कभी नहीं लिखी, लेकिन वे अपने एक ही किताब से महान बन गए थे। गर्मियों की रात में पिताजी उन्हें फिल्मों की शूटिंग की बातें बताया करते थे। वे अपने रेडियो स्टार की आवाज़ में सबकी नकल बहुत अच्छे करते थे और वे स्वयं भी अपने आप में एक अच्छे कलाकार थे। और मुझे लेखिका लगता है कि लेखक होना कितनी आश्चर्यजनक मज़ेदार बात है। रविवार और छुट्टियों के दिन मैं अपने छत के कमरे में जाकर अपनी अंतहीन लिखी हुई कहानियाँ जो मेरी अपनी थी छुपाकर रखा करती थी। जब पिताजी तेलुगु निर्माताओं के लिए कहानियाँ लिखते थे, वह अंग्रेज़ी में हुआ करती थी। कई बार वे अंग्रेज़ी के कुछ शब्द मुझसे लेखिका से पूछ करते थे। मेरा मन तब गर्व से भर उठता कि मैं भी उनके लेखन का हिस्सा हूँ। मेरी बहन अनुराधा और मैं चेन्नई के होली एंजल्स कॉन्वेंट में पढ़ते थे, जो कि बहुत ही बेशकीमती स्कूल था, जो मेरे पिता द्वारा वहन करना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने हमें वहाँ पढ़ाया ताकि हम अंग्रेज़ी अच्छे से बोल सके। एक पात्रता रहे, वे कहते थे। फिर एक दिन मैंने मेरे माता पिता को उत्साहित होकर बुदबुदाते हुए सुना कि पिताजी को तेलुगु फिल्म के लिए कहानी लिखने का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव आया है। आखिरकार हम भी अमीर हो जाएंगे। और माँ ने मुझे एक लाल फ्रॉक, कुछ कॉपी किताबें और एक नई गुड़िया ले देने का वादा किया। घर में हवा के झोंके के समान एक उत्साह आ गया था। हमारा सपना जो आखिरकार पूरा होने वाला था। अगले दिन लेखिका को स्कूल पिकनिक पर जाना था। शाम के पहले पिताजी काम से थके हुए घर लौटते थे, पर मेरे लिए कुछ नाश्ता और मिठाइयाँ खरीद कर लाते हैं। मेरा बास्केट पूरा सामान से भरा था। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। पिताजी ने अगले दिन सुबह के 5 बजे का अलार्म लगाया और अगले दिन के लिए मेरे कपड़े इस्त्री करके रख दिए और सोने चले गए। अगले दिन सुबह अलार्म बजा। मैं जाग गई, पर पिताजी नहीं, वे नींद में ही चल बसे थे। डॉक्टरों ने बताया उन्हें नींद में ही दिल का दौरा पड़ा था। उस समय मैं लेखिका 13 वर्ष की थी। मेरी बहन अनुराधा 8 वर्ष की। मेरे पिताजी केवल 41 वर्ष के थे। उनके शरीर के साथ हमारे सपने भी जलकर भस्म हो गए थे। लेकिन नींद हुदयलू एक तेलुगु फिल्म जिसको पिताजी ने लिखी थी, जिसमें मुख्य कलाकार सुप्रसिद्ध एन.टी. रामाराव थे, वह फिल्म अपना 100 दिन मना रही थी। निर्माता उनकी मां को हिंदी अधिकार वितरण की अतिरिक्त राशि देने आए थे।
वह फिल्म बहुत सफल हुई थी और ये पहली शैली थी। पिताजी की यह संकल्पना बॉलीवुड का हिट फॉर्मूला बन गया। 3 भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं, जवानी में मिलते हैं, फिर अपने पिता पर हुए अन्याय का बदला लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण एक और तेलुगु निर्माता श्रद्धांजलि देने हमारे घर पहुंचे। बातों बातों में उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उनकी कहानी पर आधा काम किया है। तभी मैंने कहा, मैं कहानी जानती हूँ, आप चाहे तो मैं इसे पूरा कर सकती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ बहुत दयनीय नज़रों से देखा। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने सिर हिलाया। पिताजी मुझसे अक्सर इस कहानी की चर्चा करते थे। वे मेरी इस अनर्थक बात पर मुस्कुरा उठे। मैंने वह कहानी पूरी करके उन्हें दे दी। मेरी माँ, जो शादी के पूर्व शिक्षिका थी, वापस परिवार की मदद के लिए लौट आई। हम अपना प्यारा घर और शहर सब छोड़कर अपने पैतृक घर बेंगलुरु आ गए। फिर जैसे जैसे वर्ष बढ़ते गए, मेरे और अनुराधा का जीवन घुमावदार होकर अपनी दिशा में परिवर्तित होता गया। लेकिन हमारा भाषा के प्रति प्यार और लिखने का मोह अटल था। पढ़ाई पूरी होने के पश्चात अनुराधा प्रोफेशन में और मैं एक गणित शिक्षिका बन गई। हमारा अपना परिवार बन गया और संतान भी हो गए। फिर भी पिताजी का अधूरा सपना हमें देर तक रोक न सका। मैं और अनुराधा दोनों ने अपना लिखना जारी रखा। मैं कविता लेखन का संग्रह और मेरी बहन ने छोटी कहानियाँ और उपन्यास लिखी। 2003 में मेरी प्रविष्टि फॉर ए हॉर्सशू नेल कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन में छोटी कहानियों की प्रतियोगिता में उच्चतम सराहनीय पुरस्कार मिला था। उनकी कहानी 3700 कहानियाँ में से चुनी गई थी। प्रतियोगिता बहुत ही कठिन थी। जज ने मुझे सूचित किया, तुम्हारी कहानी में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया गया है और बहुत अच्छा लिखा है। अंग व्यापार गिरोह जो तमिलनाडु के छोटे से गांव के ऊपर आधारित है, यह विश्व भर में पढ़ा जाएगा। लंदन के एक डॉक्टर ने इस विषय को अपने विश्वविद्यालय के छात्रों में वाद विवाद की विषय चुना था। ये वर्ष अनुराधा के लिए भी था। उसने भी अत्यंत सराहनीय पुरस्कार अपनी कहानियों के लिए पाया था। आज मेरी बड़ी बेटी दर्शना रामदेव, जो डेक्कन क्रॉनिकल में एक पत्रकार है, वो भी लिखती है। मेरी छोटी बेटी दीक्षा कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही है। वो भी एक उत्साही लेखक है और वह क्रिकेट ब्लॉगर है। उसका स्पष्टीकरण में एक दिन क्रिकेट लेखिका बन जाऊंगी। उसका कहना है, यह एक चेतावनी है। बहुत जल्द मुझे अपनी इंजीनियरिंग पूरी करनी है। पिताजी के मृत्यु 1970 में हुई थी। 2 दशक बीत गए। मैंने कहा, लेकिन उनके एकल मन में जो लेखन के प्रति समर्पण था, वो अब भी प्रकाशित होकर जगमग रहा है। उनके बच्चे और उनके नाती पोते में भी। हर कोई मरता है तो अभी तक अपने जो कहानी पढ़ी उसका एक खंड मैं ख़त्म कर चुकी हूँ। पिताजी के बारे में बहुत कुछ सुनिश्चित करने के लिए मैं जानती हूँ, उनका लेखन कभी समाप्त खत्म नहीं होगा। मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, फ्रीलांस, स्वतंत्र कार्य करना, परस्यू, जारी करना, इलूड, बचना, रीगेल, खुश करना, दावत देना, मिमिक, नकल करना, एटिक, आंगन, अटारी, एक्सक्लूसिव, बेशकीमती, ट्रीटमेंट, उपचार, सत्कार,
ब्लॉकबस्टर, सफल, बीकन, आग जो संकेत देती है. Comprehension. 1. Complete the following sentences with correct options. 1. Daddy was dash before pursuing his freelance writing. 1. An actor. 2. Mimicry artist. 3. Newspaper reader in AIR. 4. An editor. Answer 3. A newspaper reader in AIR. 2. The writer was able to complete the half-done script of her father because 1. She had been a good writer at that time. 2. She had a copy of rough sketch of the script. 3. Her father had discussed the presentation of the script with her. 4. Her mother had given her the copy of the script. Answer 3. Her father had discussed the presentation of the script with her. 2. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Question 1. What was the name of narrator's father? वर्णनकर्ता के पिताजी का नाम क्या था? Answer. The name of the narrator's father was नागरकोइल के पद्मनाभन. वर्णनकर्ता के पिताजी का नाम नागरकोइल के पद्मनाभन था. Question 2. What was the economic condition of the narrator's family? वर्णनकर्ता के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी क्या थी? Answer. The narrator's family was a middle class family. Their economic condition was not so good. So the narrator's parents had rented out half the house. वर्णनकर्ता का परिवार सामान्य मध्यवर्गीय था. उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए वर्णनकर्ता के माता पिता ने घर का आधा हिस्सा किराए पर दिया था. Question 3. Daddy was a very caring father. Find out the sentences from the text in support of your answer. पिताजी एक अच्छे देखभाल करने वाले पिता थे. पाठ में दिए गए वाक्यों में से इस वाक्य का समर्थन करने वाले उत्तर ढूंढिए. Answer. Daddy was a very caring father. We can say by this line that when Daddy asked narrator that aren't you sleepy? No, I'd mumble, although I'd often doze off in the chair, and he would carry me to bed next to mum. पिताजी एक अच्छे देखभाल करने वाले पिता थे. उन्होंने कहा तुम सोई नहीं, तो मैंने लेखिका बुदबुदाते हुए जवाब दिया नहीं, हालांकि तब तक मैं कुर्सी पर लुढ़क चुकी थी और वे मुझे उठाकर बिस्तर पर माँ के बाजू में सुला दिया. Question 4. I know something for sure about Dad. His writing never stopped. Why did the daughter say this? मैं जानती हूँ पिताजी के बारे में कुछ निश्चित है, उनका लिखना कभी नहीं रुकेगा. बेटी लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? Answer. The narrator's daddy passed away 2 generations ago, but his daddy's devotion to writing still glows like a beacon among his children and grandchildren. So the daughter said that I know something for sure about Dad. His writing never stopped. वर्णनाकर्ता के पिता गुजर गए थे, 2 दशक बीत गए थे, लेकिन पिताजी का लेखन के प्रति समर्पण तब भी प्रकाशित होकर जगमग रहा है. उनके बच्चे और नाती पोतों में. इसीलिए बेटी ने कहा कि मैं जानती हूँ पिताजी के बारे में कुछ निश्चित है, उनका लिखना कभी नहीं थमेगा. Question 5. The writer talks about each of the following. Give a description each of the following. लेखक ने निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कुछ कहा है. प्रत्येक के लिए एक विवरण दीजिए. Answer. 1. Her family. A. Mother, housewife. B. Father, writer. C. Self, elder daughter. D. Sister, younger daughter. 2. The conditions in the family. A. Home, modest, with whitewashed walls and green windows. B. Lifestyle, simple. C. Passion, writing. Vocabulary.
1. Fill in the blanks with the words given below to make the passage meaningful. Mimic, freelance, treatment, passion, exclusive. Raghav, who was a dash? Answer, freelance. Writer went up to the attic with his daughter to sit and discuss the dash. Answer, treatment of the newly written script for a Hindi movie. He had a great dash. Answer, passion for acting. He used to regale his daughter with tales about the film shoots. He told her how once a big hit eluded him. The daughter, who was studying in an dash, exclusive. Answer, school, who also was a very good dash. Answer, mimic, used to entertain her friends with her mimicry. This track ends here. The rest will be continued in the next track.